तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द इक्विलिब्रियम सिस्टम, आइस कन्वर्ट हो रहा है आपका वाटर में, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना विल हैपेंस। तो आपका क्या बोल रहा है कि आपका एक प्रोसेस हो रहा है। वह प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में हो रहा है कि आइस आपका मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होकर के वाटर में चेंज हो रहा है ना। तो मुझे पता है यहाँ पे क्या बोला था, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द इक्विलिब्रियम स्टेट सिस्टम, आइस कन्वर्टेड वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना विल हैपेंस, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर देखो, आइस मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो प्रोसेस है जिसमें आइस वाटर में चेंज हो रहा है, वाटर वापस से आइस में चेंज हो रहा है, दिस दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना। और ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये जब आपका इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेगा, है ना, तब जब यह इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा या प्रोसेस, तब उस समय अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे देखोगे तो मुझे पता है कि आइस की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ आइस क्या होती है, कम होती है इन कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मुझे पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। इस हिसाब से डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम कम होगा, है ना। तो इस हिसाब से आइस का वॉल्यूम क्या होगा आपका, ज्यादा होगा इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। अब मुझे पता है कि कोई भी अगर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो उस समय अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, वह रिवर्सिबल रिएक्शन इस उधर की तरफ शिफ्ट होता है जिधर आपका क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है। तो वॉल्यूम किधर कम है, वॉल्यूम आपका वाटर की तरफ क्या है, कम है। इसका मतलब हुआ प्रेशर आप बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा कि आपका जो रिएक्शन होगा वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब वाटर आपका इधर की तरफ, आइस से वाटर की तरफ आपका रिएक्शन क्या होगा, शिफ्ट होगा, यानी वाटर ज्यादा से ज्यादा बनेगा, यानी आइस ज्यादा से ज्यादा मेल्ट होकर के वाटर में चेंज होगा, है ना। तो वही कह रहा था कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द इक्विलिब्रियम स्टेट, आइस इनटू वाटर, व्हिच फिनोमेना विल हैपेंस, कौन सा फिनोमेना आपका हैपेंस होगा। तो यहाँ पे आपका कह रहा था मोर आइस विल बी फॉर्म, गलत है, मोर वाटर विल बी फॉर्म, है ना, मोर वाटर विल बी फॉर्म, यस करेक्ट। मैंने बताया कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ज्यादा से ज्यादा आइस मिल होकर के वाटर में चेंज होगा, मोर वाटर विल बी फॉर्म। करेक्ट आंसर होगा 11 का डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 12 क्या है, रिएक्शन, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोसिएट होकर के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, इज इन द इक्विलिब्रियम नाउ, एंड इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कोई रिएक्शन है जिसमें क्या बताया जा रहा है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपका डिसोसिएट होकर के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस बना रहा है। ये रिएक्शन जो है वह किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब जब यह इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो अगर मैं क्या करूं बाहर से, है ना, बाहर से मैं क्या ऐड कर दूं, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस वो भी क्या, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर इनर्ट गैस ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, है ना।
कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम इनर्ट गैस आपका ऐड करते हैं हम लोग, तो क्या होगा कि नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। देखो, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है और अगर हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करने से इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर इसका करेक्ट क्या होगा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन। करेक्ट आंसर होगा 12 का डी। अगर यही बात कह देता कि नहीं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस ऐड किया जाता, तो हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो है या डेल्टा एन जी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, उस हिसाब से बात करते हैं हम लोग। लेकिन चूंकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि the pressure at which a liquid and its vapor can coexist at equilibrium is called। वह प्रेशर बताइए जिस पर कोई लिक्विड और उस लिक्विड का वेपर, उस लिक्विड का वेपर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। तो वह प्रेशर बताइए जिस पर कोई लिक्विड और साथ ही साथ उस लिक्विड का वेपर दोनों क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है एक साथ। तो इसका जो आंसर होगा उसको हम लोग बोलते हैं, वह प्रेशर जिस पे लिक्विड और उसका वेपर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम पे, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो 13 का आपका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14। 14 क्वेश्चन जो है, 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 क्वेश्चन बोल रहा है कि ए मिक्सर ऑफ थ्री गैसेज, एक गैस है एक्स, एक गैस है वाई और एक गैस है जेड। जो गैस एक्स है, उस गैस एक्स का जो डेंसिटी है वह कितना है, 0.90 है। वाई वाले गैस की डेंसिटी है 0.178 और जेड वाली गैस की डेंसिटी है 0.4, है ना। इज इनक्लोज इन ए वेसल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड देन। अब ये तीनों के तीनों गैस मान लो क्या है कि एक क्लोज कंटेनर में बंद है ना। तो हम मुझे पता है कि गैस हमेशा क्या होती है, गैस, गैसेज मिक्स, मिक्स विथ ईच अदर ऑलवेज, ऑलवेज, ईच अदर ऑलवेज, ऑलवेज, है ना। यानी जो गैसेज होती हैं वह एक दूसरे के साथ हमेशा ही क्या होती है, मिक्स हो जाती है। कोई भी गैस किसी भी गैस के साथ मिक्स हो जाएगी, गैस हमेशा मिसिबल होते हैं। तो कोई भी गैस किसी भी गैस के साथ मिक्स हो जाती है और मिक्स होकर के एक होमोजीनियस मिक्सर बनाता है ना। इस हिसाब से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो गैस भारी है जिसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, वह नीचे रहेगा और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं है, गैस हमेशा एक दूसरे में मिसिबल होती हैं और मिक्स हो जाएंगी तो एक होमोजीनियस क्या बनेगा, मिक्सर बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, गैस विल मिक्स होमोजीनियसली थ्रू आउट दी वेजल, पूरे वेजल में होमोजीनियसली क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 14 का डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या था, क्वेश्चन नंबर 15 था, चलिए, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनिया गैस बना रहा है। इज स्टेब्लिश्ड बाय एडिंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 and H2 to a liter flask, then following statement always hold true at equilibrium। एक कोई रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करके अमोनिया गैस बना रहा है, ठीक है। इस्टेब्लिश बाय एडिंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 and H2, यानी शुरुआत में जो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस लिया गया था, इन दोनों का जो क्वांटिटी था, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, यानी इनकी जो क्वांटिटी ली गई थी, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स थे शुरुआत में जो टेकन थे इनिशियली जो हमने लिया था,
वो दोनों इक्वल थे। तो मान लो, सपोज दैट, क्या होगा कि मान लो नाइट्रोजन गैस का ए मोल लिया गया और हाइड्रोजन गैस का भी ए मोल लिया गया, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है, दोनों सेम नंबर ऑफ मोल में लिए गए। जितने मोल नाइट्रोजन गैस के थे उतने ही मोल क्या थे, हाइड्रोजन गैस के थे। अब क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है, हम टाइम टी इक्वल टू जीरो पे बात कर रहे हैं, तो अमोनिया बना नहीं, अमोनिया बना नहीं तो ये नील है। लेकिन अब एट इक्विलिब्रियम पे मैं बात करता हूँ, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गया बाय दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। अब क्या होगा, मान लो कि ये जो अब नाइट्रोजन गैस का एक्स मोल खर्च हुआ, यानी नाइट्रोजन गैस का एक्स मोल जो था वो रिएक्ट कर लिया हाइड्रोजन गैस के साथ में। अगर नाइट्रोजन का एक्स मोल खर्च हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस का कितना मोल खर्च होगा, 3x खर्च होगा। तो ये तो इसका ऑलरेडी था, ए में से 3x घट जाएगा। नाइट्रोजन गैस का एक्स मोल खर्च हुआ और हाइड्रोजन गैस का 3x मोल, क्योंकि मुझे पता है इस रिएक्शन से कि जितना मोल N2 आपका, अगर 1 मोल N2 रिएक्ट करेगा तो 3 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। सेम तरीके से एक्स मोल अगर नाइट्रोजन खर्च हो रहा है तो 3x मोल किसका खर्च होगा, हाइड्रोजन गैस का। और कितना मोल आपका नाइट अमोनिया बनेगा, 2x मोल बनेगा, है ना। तो देखो इक्विलिब्रियम पे हमने देखा कि अगर मैं कंपेयर करूं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस के बारे में, तो हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, A-3x। और नाइट्रोजन गैस की बात करोगे तो नाइट्रोजन गैस की क्वांटिटी कितनी है, A-x। कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी, ये जो नाइट्रोजन है उसमें केवल x घटा है, और जबकि हाइड्रोजन में कितना घटा है, 3x घटा है। यानी आपका नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे इन कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, N2 इज ग्रेटर देन H2। करेक्ट आंसर होगा बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा था। कंसीडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है जिस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होके कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, इन ए क्लोज कंटेनर एट इक्विलिब्रियम एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, what will be effect of adding more calcium carbonate on the equilibrium concentration of CO2? What will be effect of adding more calcium carbonate on the equilibrium concentration of carbon dioxide? अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में था, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट में था, और कार्बन डाइऑक्साइड जो था आपका वो गैसियस स्टेट में था। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, है ना, तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के रूप में तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, और जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसका कोई तो आपका ना तो कंसंट्रेशन होगा और ना ही कोई प्रेशर होगा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक मानना पड़ेगा, ठीक है, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैसेस स्टेट में है, तो यहाँ पे होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और यहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसका भी कंसंट्रेशन आपका 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से, तो यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के इक्वल। यानी जो प्रेशर होगा CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का काम करेगा। तो क्या बोल रहा था, what will be the effect of adding more calcium carbonate on the equilibrium concentration of CO2? फिर कह रहा है it increases, it decreases, it remains unaffected, it cannot be predicted without the value of Kp, है ना। देखो, आप ऐड क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट। इस वाले इक्वेशन में कहीं पर भी कैल्शियम कार्बोनेट के कंसंट्रेशन के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि
यहाँ पे केसी के लिए जो इक्वेशन आया है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की चर्चा नहीं की गई है। यानी इ- ये आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन होगा CO2 का, अब चूंकि केसी अगर जब चेंज नहीं होगा, जब ए नहीं चेंज होगा तो ए वाला भी नहीं चेंज होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नहीं चेंज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नहीं तब चेंज होगा, कब नहीं चेंज होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, जब CO2 की क्वांटिटी जो होगी वो चेंज नहीं होगी। इसके हिसाब से जो कंसंट्रेशन होगा CO2 का वो चेंज नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करने से CO2 के मात्रा में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस बिकॉज। तो अभी मैंने बात किया था इससे पहले, क्वेश्चन नंबर आपका जो था, कौन सा क्वेश्चन था, 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने बात किया था कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आइस क्या होता है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी प्रेशर बढ़ाने पे जो रिएक्शन था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आइस ज्यादा से ज्यादा अगर आइस मेल्ट होकर के वाटर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, घट गया। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, घट गया, है ना। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो अन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पे क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि हम देखेंगे तो आइस जो होता है वह लेस डेंस होता है देन वाटर। अगर आइस कम डेंस होगा इन कंपेयर टू वाटर, अगर डेंसिटी की बात करते हो तो आइस की डेंसिटी जो होती है वह क्या होती है, कम होती है इन कंपेयर टू वाटर, है ना। इस हिसाब से वॉल्यूम जो होगा, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा आइस का। आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा इन कंपेयर टू वाटर, इसी कारण से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि आइस का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है इन कंपेयर टू वाटर। करेक्ट आंसर होगा आपका 17 का ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या भाई, अच्छा, आपका यहाँ पे है विच मेटल, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, रिमूव क्यूप्रिक आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन मोस्ट कंप्लीटली। तो एक एक इक्वेशन है आपका, जिंक प्लस क्यूप्रिक आयन, जिंक प्लस कॉपर। दूसरा है मैग्नीशियम प्लस क्यूप्रिक आयन, मैग्नीशियम आयन प्लस कॉपर। और तीसरा है आयरन प्लस क्यूप्रिक आयन, चेंज हो रहा है फेरस आयन में और कॉपर में। ठीक है, ये तीन आपके इक्वेशन दिए हैं। इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि जो जिंक है वह जिंक क्या कर रहा है, क्यूप्रिक आयन को कॉपर में चेंज कर दे रहा है। यानी जिंक जो है क्यूप्रिक आयन को रिड्यूस कर दे रहा है ना। और इसी तरीके से आपका मैग्नीशियम भी रिड्यूस कर रहा है, आयरन भी रिड्यूस कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। तो सबसे ज्यादा देखो, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा बनी है। प्रोडक्ट की मात्रा ज्यादा बनने का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा रन कर रहा है ना। तो सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ पे है, तो सेकंड वाला देखो यहाँ पे, 10 पे पावर 90 है ना। तो सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ पे है, सेकंड वाले केस में, यानी मैग्नीशियम वाले केस में। अब इसका मतलब ये हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब हुआ कि ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगी। यानी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्यूप्रिक आयन किस में चेंज होगा, कॉपर में चेंज होगा। तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो होगा वह मैग्नीशियम क्या करेगा, क्यूप्रिक आयन को कॉपर में, कॉपर मेटल में चेंज कर देगा, है ना। तो आंसर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह होगा बी वाला, 18 का बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आपका एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड
और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करके सल्फर सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl2 बना रहा है। इनर्ट गैस इज एडेड एट इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी इन अब ये जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में है ना। यह रिएक्शन जो है वह इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। और जब यह इक्विलिब्रियम स्टेट में था तब हमने क्या ऐड किया, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, वो भी किस कंडीशन पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम जो होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आप बात करते हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करने पे मुझे अच्छी तरीके से पता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो, इनर्ट गैस ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इक्विलिब्रियम स्टेट विल बी नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड। क्या इसमें कोई आंसर मैच कर रहा है, नहीं। यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस इंक्रीजेज, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फोनिल क्लोराइड इज इंक्रीजेज, यानी ऑल आंसर, ऑल आंसर, ऑल आंसर आर इनकरेक्ट। सारे के सारे क्या है, आंसर इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करोगे, क्वेश्चन नंबर 20 है कि A+B कन्वर्ट हो रहा है C+D में, इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ABC इज 3। अच्छा, रिएक्शन क्या है, A+B कन्वर्ट हो रहा है C+D में, है ना। और इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है वह है 9। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रिएक्शन कोशिएंट की बात करूं, रिएक्शन कोशिएंट की बात करूं यानी क्यू की बात करूं, रिएक्शन कोशिएंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के तौर पे सी है और डी है, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। जब यह रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगा उस समय अगर हम क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन रेशियो लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, तो उस समय जो आपका कांस्टेंट आता है, रेशियो कांस्टेंट आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रि, क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशिएंट बोलते हैं ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना है, ए कितना है, सब A B C D सब क्या है, 0.3, 0.3, 0.3 इंटू 0.3, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आएगा 1। अच्छा, रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू 1 आ रही है और रिएक्शन, सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। क्योंकि Kc की वैल्यू क्या है, ज्यादा है इन कंपेयर टू क्यू। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर मैं इस तरीके से करूँ, आपका एक Kc है और ये आपका Q है, एक Q है। अगर Q की वैल्यू Kc से, देखो अगर Q की वैल्यू ज्यादा है इन कंपेयर टू Kc तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर Q की वैल्यू Kc से कम है तो रिएक्शन किधर की तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है, कम है, कम है तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्या है, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ए।